हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं DSSB के 26 मार्च 2022 का जो थर्ड शिफ्ट का पेपर है उसके मैथ्स के 20 क्वेश्चंस को। और इसी के साथ हम लोगों के जो DSSB 2022 में जितने भी एग्जाम हुए थे DOE और MCD के, वो हम लोगों के यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके बाद हम लोग 2018 के पेपर और जो भी पेपर हुए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोगों के जो 2022 में जितने भी DSSB के एग्जाम हुए थे उनकी मैथ्स यहाँ पर हम लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन आप लोग आज के पेपर का देख पा रहे होंगे, 12 का p% यानी 12 गुणे p/100 बराबर 20 का q%। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है 12 का p% यानी 12 गुणे p/100, 20 का q% यानी 20 गुणे q/100। तो p माइनस क्यू अपॉन क्यू की वैल्यू निकालनी है या p माइनस क्यू अनुपात क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, हमारा यहाँ पे आ जाएगा 12p बराबर 20q। तो हम लोग p/q निकाल सकते हैं। तो p/q बराबर हो जाएगा 20/12। इसको डिवाइड करेंगे 4 पंचे 20 और 4 तियां 12, यानी हमें p/q की वैल्यू पता चल जाएगी 5/3 है। जब p/q की वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं तो p माइनस क्यू अपॉन क्यू की वैल्यू भी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि p की वैल्यू हमारी 5 हो गई, q की वैल्यू हमारी 3 हो गई। तो p 5 माइनस 3/3 यानी 2/3, जो हमारा अनुपात हो जाएगा वो 2:3 हो जाएगा। जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था p माइनस क्यू अनुपात क्यू, वो हमारा आ जाएगा 2:3 और हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल से हम लोगों से कह रहा था 12 का p%, तो 12 का p% निकाल दिया बराबर 20 का q% कर दिया। तो हमें p/q बराबर 5/3 आ गया, यानी p की वैल्यू हमारी 5 हो गई, q की वैल्यू 3 हो गई। तो हम लोगों ने p माइनस क्यू अपॉन क्यू की वैल्यू निकाल ली 2/3 यानी 2:3 हम लोगों का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लोगों को यहाँ पर एक घातांक का रूल लगाना है। घातांक का हम लोगों को जो क्वेश्चन दिया गया है वो घातांक का है। यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है 2 की घात a गुणे 3 की घात b गुणे 7 की घात c बराबर 1176। अब 1176 को हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने पे क्या आएगा हमारा, 2 से सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने पे ये 588 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड करने पे हमारा 294 आ जाएगा। फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 से फिर हमारा 147 हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड होने पर आपका 49 आ जाएगा। फिर 7 से करेंगे तो 7 आ जाएगा और 7 से करने पर 1 आ जाएगा। तो जो हमारे इसके गुणनखंड बनेंगे तो 1 2 3 यानी 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 2। अब हमारा 2 की पावर a इधर है, 2 की पावर 3 इधर है, यानी a की वैल्यू हमें पता चल गई 3। इसी तरीके से b की वैल्यू हमें पता चल गई 1 और c की वैल्यू हमें पता चल गई 2। तो अब हमें a, b और c की वैल्यू पता चल गई 3 1 2। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, 2 की घात a प्लस 3 की घात b प्लस 7 की घात c की वैल्यू। तो इसको हम लोग कैसे निकाल लेंगे, 7 की घात c है तो 2 की घात 3 हो जाएगा प्लस 3 की घात 1 प्लस 7 की घात 2। तो ये हमारा होता है 2 की घात 3 8, 3 की घात 1 3 और 7 की घात 2। तो 49 3 52 और 8 60। हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को दिखे तो आप लोगों को सबसे पहले इधर गुणनखंड कर लेना है। गुणनखंड करने के लिए भी आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं कि यहाँ 2 3 और 7 की फॉर्म में है तो हमें 2 से पहले डिवाइड करना है, फिर 3 से, फिर 7 से। तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि किससे हमारी संख्या डिवाइड हो सकती है। जैसे यहाँ 1176 छोटी संख्या है तो हम लोगों ने अनुमान लगा लिया। अगर बड़ी संख्या हो तो भी आप लोग यहाँ से गेस करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और आपको जब गुणनखंड आ जाएंगे तो a b c की वैल्यू पता चल जाएगी। फिर चाहे आपसे किसी भी चीज की वैल्यू पूछी हो, आप लोग आंसर को पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यदि पाइप a एक टंकी को 16 घंटे में भर सकता है और पाइप b इसे 18 घंटे में भर सकता है, दोनों पाइप को खोल दिया जाता है और 4 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, टंकी के शेष भाग को भरने में बी को कितना समय लगेगा। तो पाइप ए भर सकता है 16 घंटे में यानी 1/16 हो गया, और पाइप बी भर सकता है 18 घंटे में यानी 1/18 हो गया। अब दोनों पाइप को खोल दिया जाता है यानी ए प्लस बी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो 1/16 प्लस 1/18 हो जाएगा। अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे 16 और 18 का। आप लोग एलसीएम लेके देख सकते हैं, आपका जो एलसीएम आएगा 144 आएगा। तो 16 8 144 होता है, सॉरी 16 नीमा 144 होता है और 16 18 8 144 होता है, यानी 9 + 8 हो जाएगा। तो 17/144। अगर दोनों नल एक साथ खोले जाएंगे तो 1 घंटे में 17/144 भाग भरेंगे। अगर दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है और 4 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है
तो 4 घंटे बाद पाइप ए को बंद किया जाता है, यानी 4 घंटे तक दोनों पाइप चलते रहे। तो हमारे कितना भाग भर गया, 68/144, 17 चौको 68/144 भाग जो है हमारा भर गया है टंकी का। अब हम जानते हैं कि जो हमारा पूरा भाग होता है वो 1 होता है, जो पूरा भाग हमारा 1 होता है और भरा हुआ भाग हमारा 68/144 है। तो हम लोग यहाँ से शेष भाग निकाल सकते हैं। पूरा 1 है और भरा हुआ भाग जो है 68/144 है। अब एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 144 माइनस 68/144। अब इसको माइनस कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 76/144। अब कह रहा है कि जो टंकी के शेष भाग को भरने में बी को कितना समय लगेगा। तो टंकी का जो शेष भाग बचा है वो 76/144 बचा है और इसको भर कौन रहा है, बी भर रहा है। और बी कितने में भर सकता है, 18 घंटे में भर सकता है। तो 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 बार में जाएगा, यानी हमारा आ जाएगा 76/8, या फिर हम लोग कह सकते हैं 9.5 घंटे। जो हमारा आंसर हो जाएगा 9.5 घंटे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को पता था ए जो है 16 घंटे में भर सकता है, बी 18 घंटे में भर सकता है। तो हम लोगों ने निकाल लिया ए और बी दोनों मिलकर कितने घंटे में भर सकते हैं। तो हमें पता चल गया 68/144। अब इतना भाग भरा जा चुका है क्योंकि 4 घंटे भर रहा था, तो इस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 68/144 भाग भरा जा चुका है। पूरा भाग हमारा 1 होता है, तो शेष भाग हम लोगों ने निकाल लिया। शेष भाग हमारा बचा 76/144। अब इसे पाइप ए बंद कर दिया गया है, यानी पाइप बी भर रहा है, तो पाइप बी 18 घंटे में भर सकता है। तो 18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 76/8 हम लोगों का बन गया, या 76/8 घंटे कह सकते हैं, या इसी को हम लोग 9.5 घंटे कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों से कह रहा है कि एक कोचिंग कंपनी जनवरी से मई तक उसके 3 पाठ्यक्रमों XYZ पर कुल व्यय करोड़ तालिका में दर्शाया गया है। 5 महीनों में कुल लाभ की गणना कीजिए। तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में दिखाया गया है और कुल लाभ हम लोगों को निकालना है। हम लोगों को विक्रय मूल्य पता है और ये जो है उसका लागत मूल्य है जो खर्च किया गया है वो पता है। और तो हम लोग अगर माइनस कर देंगे तो हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे ये X 70, Y 120, Z 70, यानी जनवरी का टोटल अगर हम लोग निकालेंगे तो इनको ऐड कर दे 70 + 120 + 70, तो ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पर ऐड करके लिख देते हैं 70 70 140 और 120 260। तो 260 उसने खर्च किया है और बिक्री कितने की हुई है, 800 की हुई है। तो हम लोग लाभ निकाल सकते हैं। तो 800 में से अगर हम लोग 260 माइनस कर देंगे तो ये हमारा लाभ आ जाएगा। तो इसको माइनस करने के बाद हमारा जो आएगा ये 540 करोड़ रुपए आएगा। ये हमारा जनवरी के लिए लाभ हो जाएगा। इसी तरीके से फरवरी को जोड़ते हैं, 25, 95 और 70। 25, 95 और 70 को जोड़ने पर हमारा आ जाएगा 190। अब 950 में से अगर हम लोग 190 माइनस कर दे तो हमारा यहाँ से लाभ पता चल जाएगा। तो 950 में से अगर हम लोग 190 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 760। इसी तरीके से 70, 120 और 120 को ऐड करते हैं, 120, 120 240 और 70 310 आ जाएगा। अब 1000 में से हम लोग 310 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 690। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग इसको ऐड करते हैं, तो इसको ऐड करने पर 120, 45 और 20 को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 185। तो यहाँ 185 लिख देते हैं और इसको माइनस करने पर हमारा लाभ आ जाएगा 465 रुपए का। तो यहाँ पे लिख देते हैं 465। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये 70, 120 और 120, तो ये भी हमारा 310 हो गया और 11 में से 310 जाएगा तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 790। अब कुल लाभ हम लोगों को निकालना था। 5 महीनों में कुल लाभ की गणना कीजिए। पहले महीने में हमारा 540 करोड़ का हुआ, सेकंड में हमारा 760 का हुआ, थर्ड में 690 का हुआ, फोर्थ में 465 का हुआ और फिफ्थ में 790 का हुआ। अगर हम लोग इसको ऐड कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ऐड करने पर हमारा आएगा 3245 रुपए या 3245 करोड़ में है, इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा 3245 करोड़ रुपए। तो सिंपल सा हम लोगों का जो जनवरी से मई तक 3 पाठ्यक्रमों पर जो कुल उन्होंने खर्चा किया था वो हम लोगों ने निकाल लिया। बिक्री हम लोगों ने निकाल ली, दोनों का अंतर करके हम लोगों ने लाभ निकाल लिया। पहले वर्ष के लिए लाभ, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें महीने के लिए लाभ निकाल लिया। टोटल महीनों के लाभ को जोड़ दिया तो हमारा टोटल लाभ आ गया 3245 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 इकाई है तो घनाभ की जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग दे रखा है कितना, 19। नेक्स्ट कह रहा है और इसके विकर्ण की लंबाई 15 इकाई है। तो घनाभ का जो विकर्ण का फार्मूला होता है √L² + B² + H²
और इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो 15 दे रखी है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। तो घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला यहां पे लिख देते हैं, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। तो ये घनाभ का कुल जो हम लोगों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका फार्मूला होता है। अब हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, अगर हम स्क्वायर कर दे तो हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 225। इसको बना लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और ये जो हमें दिया था एल प्लस बी प्लस एच बराबर 19, इसके दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। इसी फार्मूले को हम लोग यहाँ पे लगा देंगे तो ए स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर कितना हो जाएगा 361 हो जाएगा। 19 का स्क्वायर जो होता है वो 361 होता है। अब इसकी वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में निकाल चुके हैं। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की 225 आई है। तो 225 को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं प्लस 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यहाँ पर एल होगा एच एल बराबर 361। पक्षांतर कर देंगे तो 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर हो जाएगा हमारा 361 माइनस 225। इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 136। 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल की वैल्यू जो है वो आ गई हमारी 136। और यही घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है हमारा ए से हम लोग इसको डिनोट कर दे तो 136 स्क्वायर यूनिट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग दिया था, एल प्लस बी प्लस एस दिया था, विकर्ण दिया था। विकर्ण का फार्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हम लोगों ने एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली 225। फिर ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए। तो इसी फार्मूले को हम लोगों ने यहाँ यूज कर दिया और ये जो हम लोगों को लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग दिया था इसका हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया। तो हमारा जो आंसर आ गया 136 स्क्वायर यूनिट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है यदि दो संख्याएं a तथा b का योग 99 है तो a प्लस b बराबर दिया है 99। इन संख्याओं का महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त यानी HCF जो हमको दिया गया है वो 3 है और LCM हम लोगों को दिया गया है 660 है। तो a माइनस बी का वर्ग क्या होगा, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोगों से पूछा गया है। इतनी चीजें हम लोगों को दी गई हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है। तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, इसी फार्मूले का हम लोग यहाँ पर यूज कर देंगे। तो पहली संख्या हमारी a है, दूसरी संख्या हमारी b है, लासा हमारा 3 है और मासा हमारा 99 है। सॉरी, मासा हमारा 3 है और लासा हमारा 99 है। सॉरी, यहाँ पे लासा जो है हमारा वो 660 है और मासा हमारा जो है वो 3 है। तो इसी तरीके से हमें ए बी की वैल्यू पता चल गई। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछ रहा है तो इसका फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसी फार्मूले का हम लोग यूज कर देंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना, इस a प्लस बी की वैल्यू दी है 99 माइनस 4ab की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है 3 गुणे 660। इस वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया। अब 99 का स्क्वायर कर देंगे तो 99 का स्क्वायर होता है 9801 माइनस 4 3 12 और 660 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7920 7920। तो ये इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हमारा आ जाएगा 1881, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को दो संख्याओं का योग दिया था, a और b का योग 99, मासा दिया था, लासा दिया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछा था। तो हम लोगों ने पहले फार्मूला लगाया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। फिर दोनों संख्याओं का जो वर्ग है वो फार्मूला जो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। a प्लस बी की वैल्यू रख दी, ए बी की वैल्यू रख दी और सॉल्व कर लिया तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 1881 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है एक वस्तु को 800 रुपए अधिक में बेचने पर कविता को अपनी बिक्री पर 13% की हानि के बजाय 7% का लाभ होता, उसका लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो लागत मूल्य अगर हम लोग मान ले x है, लागत मूल्य बराबर हम लोगों ने मान लिया x। अब कह रहा है कि वस्तु को 800 रुपए अधिक बेचने पर कविता को अपनी बिक्री पर 13% हानि, यानी पहले जो हानि हो रही है वो 13% की हो रही है, तो उसका विक्रय मूल्य हम लोग निकाल सकते हैं। x था लागत मूल्य, 13% की हानि उठाई यानी 100 में से 13 माइनस करेंगे, 87 बचा अपॉन 100, तो ये हमारा आ गया 87x/100। अब हमें विक्रय मूल्य पता चल गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 800 रुपए अधिक में बेचा होता, यानी जो हमारा 87x/100 में बेच रही थी, इसमें अगर 800 रुपए और ऐड कर देती तो उसे 13% की बजाय 7% का लाभ हो जाता, तो उसे x पर लागत मूल्य पर 7% का लाभ हो जाता, यानी हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी। अब हम लोग पक्षांतर कर देंगे तो 107x/100 माइनस 87x/100 बराबर 800। अब इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पे ये हमारा हो जाएगा 20x/100 बराबर 800। तो 20 से कैंसिल किया, 20 पंचे 100, तो x बराबर 800 गुणे 5 यानी 4000 हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने लागत मूल्य मान लिया, फिर विक्रय मूल्य निकाला। विक्रय मूल्य निकालने के लिए 13% की हानि हो रही थी, तो हम लोगों ने हानि 100 में से 13 माइनस किया, 87/100 कर दिया, तो विक्रय मूल्य हमारा आ गया 87x/100। अब कह रहा है इसे 800 रुपए अधिक में बेचा जाता, यानी प्लस 800 हमने कर दिया, तो उसे कितना लाभ होता, 7% का लाभ होता, तो 107/100 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम लोगों ने इसे सॉल्व किया तो x बराबर 4000 रुपए आ गया, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 25 वर्ष से कम की जनसंख्या में एक इलाका में विभिन्न क्षेत्रों की कुल जनसंख्या को बार ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। कुल जनसंख्या की तुलना में किस क्षेत्र में 25 वर्ष से कम की उच्चतम प्रतिशत है। यानी ये जो हमें दे रखा है 25 वर्ष से कम की जनसंख्या और कुल जनसंख्या, इनका हमें प्रतिशत निकालना है कि 25 वर्ष से कम का उच्चतम प्रतिशत किस में आएगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे यहां पर हमें दे रखा है 2 लाख बटे 6 लाख गुणे 100 कर देंगे तो हमारा a के लिए आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 से 1 कैंसिल किया, 1/3, तो 1/3 गुणे 100 यानी हमारा आ गया 33.3%। इसी तरीके से नेक्स्ट देखेंगे तो ये है 1,50,000 बटे 5 लाख गुणे 100, तो ये 3 0 से 3 0 से 0 कैंसिल, तो ये हमारा आ जाएगा 30%। इसी तरीके से नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में हमें दे रखा है 2,50,000 बटे 8,50,000 गुणे 100, तो ये 3 0 से 3 0, ये 0 से 0 कैंसिल, 25/85 गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5, इसको सॉल्व करेंगे 17, यानी 500/17%, या फिर हम लोग कह सकते हैं इसको 29.4%। तो हम लोगों ने अभी तक 3 के निकाल लिए। यहाँ पर पहले का जो आया है वो हमारा आया है 33.3%। नेक्स्ट हमारा सेकंड का जो आया है वो हमारा 30% आया है। थर्ड का हम लोगों ने निकाला, थर्ड का हमारा 29.4% आया है। अब नेक्स्ट हम लोग 5 का निकाल लेते हैं, तो 5 में 3 लाख कह रहा है और ऊपर 9,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये 3 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल। तो हमारा जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा 31.51%। नेक्स्ट हम लोग इसी तरीके से लास्ट सॉल्व करेंगे, 1,50,000 को 5,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे 0 से 0, 5 या 15, 11, यानी 300/11%, या फिर हम लोग कह सकते हैं इसको 27.27%। तो इसका जो हमारा परसेंट आया है वो 31.51% आया है। इसका जो परसेंट आया है वो हमारा 27.27% आया है। अब हम लोगों से क्या पूछ रहा था, उच्चतम प्रतिशत किस में है, तो उच्चतम प्रतिशत हमारा किस में आया है, इसमें आया है, यानी कि ए वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना था, केवल सभी से आपको प्रतिशत निकाल देना था। ये आपका दिया था 25 वर्ष से कम की जनसंख्या और ये कुल जनसंख्या, आपको प्रतिशत निकालना था, जिसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक इक्वेशन दे रखी है और इसमें हमसे पूछा गया है 3x + 2y
बटे 3x माइनस 2y बराबर 17 बटे 13। तो 9x और 7y का अनुपात क्या होगा? तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3x प्लस 2y बटे 3x माइनस 2y बराबर 17 बटे 13। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी यहाँ हो जाएगी। तो 39x प्लस 13 दूनी 26y, यहाँ पे 26y बराबर 17 तिया 51x माइनस 17 दूनी 34y। पक्षांतर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 51x माइनस 39x बराबर 26y प्लस 34y। इसको सॉल्व करेंगे तो 51 में से जब 39 जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 12x बराबर हमारा हो जाएगा 60y। तो x बटे y बराबर निकाल लेंगे 60 बटे 12, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, यानी x बटे y बराबर हमारा आ गया 5 बटे 1, यानी x की वैल्यू हमारी 5 हो गई और y की वैल्यू 1 हो गई। तो हमें वैल्यू चाहिए थी 9x बटे 7y की, तो 9 गुणे 5 बटे 7 गुणे 1 वैल्यू रख दी, तो 45 बटे 7, यानी अनुपात हो गया 45 अनुपात 7, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x और y का यहाँ पर आपको निकाल लेना था अनुपात। जब x y का अनुपात आ जाता तो x की वैल्यू 5 हो गई, हमारी y की 1 हो गई, तो हम लोगों ने इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया 45 अनुपात 7। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 2048, 2052 और 3526 को पूर्णतः विभाजित करे। तो बड़ी संख्या का मतलब होता है HCF यानी कि मासा। तो मासा निकालने के लिए, इतनी बड़ी संख्या का मासा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि भाग 20 से मासा निकालते हैं। तो 2048 से सबसे पहले डिवाइड करते हैं 2052। पहली संख्या से हम लोग दूसरी संख्या को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर डिवाइड किया तो 2048, तो हमारा शेष बचा 4। फिर जो शेष बचता है उससे इस संख्या को डिवाइड करते हैं, तो 2048 को डिवाइड किया तो 4 पंचे 20 कैंसिल हो गया, फिर 4 एकम 4 कैंसिल हो गया, फिर 8 4 दूनी 8 कैंसिल हो गया। जब हमारा शेषफल 0 आ जाता है तब इस संख्या से हम लोग तीसरी संख्या को डिवाइड करते हैं। तो 4 से हम लोग 3526 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 8 32, तो 3 आ जाएगा, फिर 4 8 32, फिर यहाँ से हमारा कैंसिल हो जाएगा और 6 आ जाएगा, तो 4 एकम 4। अब जो हमारा शेषफल बचता है फिर से हम लोग उसी संख्या को डिवाइड करते हैं जिससे हमने पहले किया था। तो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा और शेषफल हमारा 0 आ जाएगा। और जब शेषफल 0 आ जाएगा यानी कि हमारा जो मासा है वो यही आ जाएगा, HCF जो है इन संख्याओं का 2 हो जाएगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या 2 होगी जो इनको पूर्णतः विभाजित करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया। सबसे पहले हम लोग पहली संख्या से दूसरी संख्या को डिवाइड करते हैं, फिर शेष से उस संख्या को डिवाइड करते हैं और ये प्रक्रिया तब तक करते रहते हैं जब तक कि हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता। फिर जब शेषफल 0 आ जाता है फिर ये जो संख्या होती है इससे हम लोग तीसरी संख्या को डिवाइड करते हैं, इसमें भी वही प्रक्रिया तब तक करते रहते हैं जब तक कि हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता। जब शेषफल 0 आ जाता है तो ये जो संख्या है ये हमारा मासा हो जाती है। यहाँ पर 2 आई है तो यहाँ का जो मासा हो गया इन संख्याओं का 2 हो गया, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या 2 होगी जो इनको पूर्णतः विभाजित करेगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है यदि P का 8.6%, तो ये P का 8.6% मतलब 8/6/100 बराबर 43 दिया है। तो ये दशमलव से हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 43 एकम 43, 43 दूनी 86, यानी P गुणे 2/1000 बराबर 1। तो 2 से डिवाइड किया 500 हो गया, तो P की वैल्यू जो हमारी आ गई 500 आ गई। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, P का 8.6% निकाल दिया बराबर 43 के रख दिया, तो P की वैल्यू में पता चल गई 500। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। फिर आगे कह रहा है और इस प्रकार लागत मूल्य पर बिक्री करता है तो मार्कअप क्या होता। तो हम लोग यहां पर मान लेते हैं अंकित मूल्य, क्योंकि अंकित मूल्य पर छूट दे रहा है तो हम लोगों ने अंकित मूल्य मान लिया x। अब इस पर 30% की छूट देता है यानी 70 में बेचता है, तो जो विक्रय मूल्य आ गया वो हमारा आ गया 70x/100, यानी कि जो लागत मूल्य आ गया, क्योंकि कह रहा है कि लागत मूल्य पर बिक्री करता है तो लागत मूल्य में पता चल गया। अब कह रहा है कि लागत, इस प्रकार लागत मूल्य पर बिक्री करता है तो मार्कअप परसेंट क्या था। तो मार्कअप निकालने के लिए क्या करते हैं, हमारा अंकित था x और जो हमारा लागत मूल्य था वो 70x/100 था, यानी कि उसने कितने का मार्कअप किया, वो 30x/100 का किया।
अब 30x बटे 100 का किस पर करता है, लागत मूल्य पर बिक्री करता है, यानी 30x बटे 100 बटे 70x बटे 100, तो गुणे 100 परसेंटेज में बदलने के लिए तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो हमारा हो गया 30x बटे 70x गुणे 100, तो x से x कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, हमारा हो गया 300 बटे 7 यानी कि 42.86% हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने अंकित मूल्य मान लिया, अंकित मूल्य पर 30% की छूट दे रहा था, तो हमारा जो विक्रय मूल्य या लागत मूल्य हो गया 70x बटे 100 हो गया। इसके बाद हम लोगों को मार्कअप निकालना था, तो हम लोगों का जो अंकित मूल्य था और जो लागत विक्रय मूल्य था उसको हम लोगों ने माइनस किया, तो 30x बटे 100 आ गया। फिर ये जो है कह रहा है इस प्रकार लागत मूल्य पर बिक्री करता है, तो हम लोगों ने लागत मूल्य पर बिक्री का निकाल के 30x बटे 100 बटे 70x बटे 100 कर दिया और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया 42.86%। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में एक यहाँ पर बार ग्राफ दिख रहा है और इसमें हम लोगों को कहा गया है कि एक सप्ताह में टीकाकरण के लिए कोविन की दैनिक खुराक प्रशासित की जाती है। उस दिन उपलब्ध कुल खुराक को बार ग्राफ द्वारा दर्शाया गया जाता है। ये 16 जून का है, ये आपकी जो है उपलब्ध कुल खुराक है और ये शहरी क्षेत्र की है। कह रहा 19 जून और 21 जून को शहरी क्षेत्र में टीकाकरण की दर को दोगुना करने का निर्णय लिया गया। 19 जून आपका ये है और 21 जून आपका ये है। अब इसमें ये कितना है, 4,50,000 दे रखा है हमको, इसको यहाँ पे साफ साफ लिख देते हैं, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ये है आपका 4,50,000 और ये जो संख्या है ये आपकी 9,50,000 है और ये आपका 5,50,000 है और ये जो आपका है ये जो आपका है 3,50,000 है। ये वाली संख्या जो है 3,50,000 है और ये आपका जो उपलब्ध खुराक है वो 5,50,000 की है। तो 19 जून को जो आपके शहरी क्षेत्र में है वो 4,50,000 है, उपलब्ध खुराक 9,50,000 है। 21 जून को 3,50,000 शहरी क्षेत्र में है और जो आप लोगों की उपलब्ध खुराक है वो 5,50,000 है। अब कह रहा है कि 19 और 21 जून को शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण की दर को दोगुना करने का निर्णय लिया गया है। तो 19 जून को हमारा कितना था, 4,50,000 और 21 जून को कितना था, 3,50,000। तो टोटल कितनी पहले टीकाकरण हो रहा था वो हम लोग निकाल लेते हैं। 5 5 10 4 3 7 1 8 8 लाख का पहले हमारा टीकाकरण हो रहा था शहरी क्षेत्र में। अब कह रहा है इसको दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि 16 लाख करने का लक्ष्य रखा गया है। अब 16 लाख करने का लक्ष्य रखा गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं उपलब्ध हमारे पास कितना था, ये 9,50,000 उपलब्ध था और ये हमारा उपलब्ध था 21 जून को 5,50,000। इसको ऐड कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 5 5 10 9 5 14 और 1 15 लाख। अब 16 लाख का लक्ष्य रखा गया है, 15 लाख उपलब्ध हैं, यानी कि कितनी और खुराक की जरूरत है, हमको 1 लाख खुराक की और जरूरत है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। तो इसमें हम लोगों को सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल जितनी भी हमारे शहरी क्षेत्र में थी उसको हमने ऐड किया, उसका दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उपलब्ध जो खुराक थी वो हमारी 19 और 21 जून की टोटल निकाल ली, उसका ऐड कर दिया तो 15 लाख आई और जो लक्ष्य रखा गया 16 लाख का रखा गया, यानी कितनी कम है हमारी, 1 लाख कम है, तो टोटल 1 लाख खुराक की और जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है 2 वर्ष के लिए प्रति वर्ष, यानी कि हमको समय दिया है 2 वर्ष, 13% आर हमें दिया है 13% और 18,000 रुपए, यानी पी हमें दिया है 18,000 रुपए पर, तो 18,000 रुपए। अब इस पर हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम लोगों को मिश्रधन का पता होना चाहिए, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + r बटे 100 की पावर n फार्मूला होता है। तो पी हमारा होता है, दिया गया है 18,000, 1 + r दिया गया है 13 बटे 100 घात 2, समय 2 है, तो 18,000 गुणे 113 बटे 100 गुणे 113 बटे 100। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 2 29 8 4.2। तो ये हमारी आ गई, इसको सॉल्व करने पर जो हमारा मिश्रधन आ गया 22,984.2 रुपए आ गया। और हमसे पूछ रहा था ब्याज,
तो ब्याज का जो फार्मूला होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन हमारा कितना है 22,984 रुपए दशमलव 2, और हमारा मूलधन कितना था 18,000 रुपए था। इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो माइनस करने पे कितना आ जाएगा 4,984.2 रुपए आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जब भी हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए उससे पहले हमें चक्रवृद्धि मिश्रधन की जरूरत पड़ेगी। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हमें n पता था, r पता था, p पता था, a बराबर p ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n का फार्मूला लगाया, इसकी वैल्यू रख दी, सारी वैल्यूज को पुट कर दिया, तो a की वैल्यू हमें पता चल गई, यानी मिश्रधन पता चल गया। ब्याज निकालने के लिए मिश्रधन माइनस मूलधन कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 4,984.2 रुपए, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में जिसका किनारा 15 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी ए हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 6a², जहां पर a हमारी भुजा होती है, तो 6 गुणे 15 का स्क्वायर, तो 6 गुणे 15 का स्क्वायर 225 होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा। सिंपल सा, केवल अगर आप लोगों को फार्मूला पता है घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 6a² होता है, उसको हम लोगों को यहाँ पे लगा देना है और सॉल्व कर लेना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है एक रेलगाड़ी 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रहे दो व्यक्तियों से आगे निकल जाती है और उन्हें क्रमशः 12 सेकंड और 15 सेकंड में पूरी तरह से पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालने के लिए हम लोग यहां पर सबसे पहले मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल कितनी हम लोगों ने मान ली x मीटर प्रति सेकंड। मीटर में क्यों मानी, क्योंकि ये हमारा सेकंड में है, ये सेकंड में है और हमारा जो आंसर आ रहे हैं वो मीटर में आ रहे हैं, इसलिए चाल हम लोगों ने मीटर में मान ली। अब पहले व्यक्ति की जो चाल है, पहले व्यक्ति की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। तो मीटर पर सेकंड में बदलने पर हमारा 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 20/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरे व्यक्ति के लिए अगर हम लोग निकालेंगे तो दूसरे व्यक्ति के लिए 6 दी है, इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30/18 मीटर प्रति सेकंड चाल पता चल जाएगी। अब हमें रेलगाड़ी की चाल हम लोगों ने मान ली x, पहले व्यक्ति की चाल मान ली ये और दूसरे व्यक्ति की चाल मान ली ये। अब रेलगाड़ी की लंबाई हम लोगों से पूछी गई, तो रेलगाड़ी की लंबाई हम लोग मान लेते हैं d है। तो रेलगाड़ी की लंबाई मान ली। अब हमें समय बराबर दूरी बटे चाल पता, फार्मूला पता है। तो पहला 12 सेकंड में पार कर रहा है पहला व्यक्ति, तो समय बराबर दूरी हमने कितनी मानी d बटे चाल। जब एक ही दिशा में चल रहे हैं, समान दिशा में, तो हम लोगों ने बात की थी जब भी समान दिशा में चलते हैं तो चाल जो है आपस में घट जाती हैं। तो पहले व्यक्ति के लिए क्या हो जाएगा 20/18। इसी तरीके से दूसरे व्यक्ति के लिए निकाल लेंगे, तो दूसरे व्यक्ति के लिए क्या हो जाएगा यहां पर 15 बराबर d बटे x माइनस 30/18। अब ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, डिवाइड करके। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा 18x माइनस 20/18। अब बटे का बटा ऊपर चला जाता है, यानी हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं d इंटू 18। इसी तरीके से इसको भी चेंज कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 18d/18x माइनस 30। अब ये हमारे दो इक्वेशन है, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 12/15 बराबर 18d/18x माइनस 20/18d/18x माइनस 30। अब इसकी मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ जाएगा हमारा 12/15 बराबर, यहां से 12/15 बराबर 18d गुणे 18x माइनस 30/18d और ये 18x माइनस 20। तो 18d से 18d कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बच जाएगा 12/15 बराबर
18x माइनस 30/18x माइनस 20। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या किया कि रेलगाड़ी की चाल मान ली x मीटर प्रति सेकंड है, फिर पहले व्यक्ति की हम लोगों की चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में दी थी, इसको हम लोगों ने चेंज कर लिया मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करके। सेम हमने दूसरे व्यक्ति की चाल को भी चेंज कर लिया मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करके। फिर समय बराबर दूरी बटे चाल का फार्मूला लगा दिया दोनों ही इक्वेशन में। 18 एलसीएम ले लिया और ये अपॉन में था तो इसलिए ये ऊपर चला गया। तो पहली इक्वेशन हमारी बन गई 12 बराबर d इंटू 18/18x माइनस 20। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन बन गई 15 बराबर 18d/18x माइनस 30। अब दोनों इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया तो 12/15 बराबर 18d/18x माइनस 20/18d/18x माइनस 3। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी तो 18d से 18d कैंसिल हो गया, हमारा बन गया 12/15 बराबर 18x माइनस 30/18x माइनस 20। और इधर हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे 3 चौको 12 और 3 पचे 15। तो हमारी इक्वेशन बनी 4/5 बराबर 18x माइनस 30/18x माइनस 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 चौको 72x माइनस 80 बराबर 18 95x माइनस 150। अब इसका पक्षांतर कर देंगे तो 90x माइनस 72x बराबर 150 माइनस 80। तो 90 में से 72 माइनस करेंगे तो 18x बराबर 70। तो x बराबर 70/18 मीटर प्रति सेकंड। हमें रेलगाड़ी की चाल पता चल गई, लेकिन हमको चाहिए थी रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई के लिए जो पहला हमारा इक्वेशन बना था, चाहे आप पहले इक्वेशन में रख दें चाहे आप दूसरे इक्वेशन में रख दें, जो हमारा पहला इक्वेशन था वो हमारा था d 12 बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी x माइनस और जो हमारे पहले व्यक्ति की जो चाल आई थी वो 20/18 आई थी। तो पहला जो इक्वेशन था हमारा 20 बराबर d बटे x माइनस 20/18 था। तो 12 बराबर d बटे x की वैल्यू हम लोग रख दी 70/18 माइनस 20/18। हर बराबर है तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, d बटे 50/18 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 गुणे 50/18 बराबर d हो जाएगा। 6 से कैंसिल कर दिया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 50 और 2 की मल्टीप्लाई हो गई तो 100/3 मीटर हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो सबसे पहले हमने इसमें मान ली रेलगाड़ी की लंबाई x थी और ये जो हमें दे रखी थी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया। उसके बाद हमारी पहली इक्वेशन समय बराबर दूरी बटे चाल से बन गई 12 बराबर d बटे x माइनस 20/18। क्योंकि समान दिशा में चल रहे थे इसलिए बीच में माइनस का चिन्ह हो गया। फिर इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन बन गई 15 बराबर d बटे x माइनस 30/18। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया तो हमें 4/5 बराबर 18x माइनस 30/18x माइनस 20 हो गया और x की वैल्यू हमें पता चली 70/18 मीटर प्रति सेकंड। अगर आपसे पूछा जाता है रेलगाड़ी की चाल बताइए तो आपका यहीं पे आंसर पता चल जाता 70/18 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन आपसे क्वेश्चन में रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा था तो हमने पहली इक्वेशन में इसके पुट कर दी x की वैल्यू। आप चाहे सेकंड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, आपके जो आंसर आएगा सेम आएगा। तो हमने पहली इक्वेशन में वैल्यू पुट किया और हमारा जो आंसर आ गया 100/3 मीटर आ गया। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आप लोगों को यहाँ पर दो इक्वेशन दी गई हैं और p माइनस क्यू का वैल्यू पूछी गई है। तो इसमें आपको दोनों इक्वेशन की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप इसका यूज करके p माइनस क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? 2 की घात p बराबर 4 गुणे 2 की घात q दे रखा है। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये 2 की घात p बटे 2 की घात q बराबर 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 की घात p माइनस क्यू, क्योंकि एक फार्मूला होता है a की घात m बटे a की घात n अगर लिखा हुआ है तो a की घात m माइनस n हो जाता है। तो यहाँ 2 की घात p और 2 की घात q था अपॉन में, तो ये माइनस हो गया और 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमें एक और फार्मूला पता है, a की घात m बराबर अगर a की घात n है तो m बराबर n हो जाता है। तो हम लोगों ने m बराबर n कर दिया तो p माइनस क्यू की जो वैल्यू आ गई 2 आ गई, यानी कि जो हमसे क्वेश्चन में p माइनस क्यू की वैल्यू पूछ रहा था तो हमारा जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया। केवल हम पहली क्वेश्चन से ही आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। a की घात m बराबर a की घात n अगर है तो a की घात m माइनस n हो जाता है। उसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया तो 2 की घात p माइनस क्यू बराबर 4 था, तो 4 को हम लोगों ने 2 का स्क्वायर लिख दिया। तो अब आधार बराबर हो गए, जब आधार बराबर होते हैं तो हमारी घातें बराबर हो जाती है, यानी p माइनस क्यू बराबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है कि 7 से विभाज्य संख्या। तो अभी तक हम लोगों ने देखा 9 से डिवाइड होने वाली संख्या, 3 से डिवाइड होने वाली संख्या, 8 से और 11 से।
आज के क्वेश्चन में है 7 से डिवाइड होने वाली संख्या। तो 7 से डिवाइड होने वाली संख्या में क्या होता है कि जैसे आपकी 246 यहाँ पर लिखी गई है, तो जो अंतिम अंक होता है इसका दोगुना कर देते हैं। तो 6 का जब दोगुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, और बची हुई संख्या से माइनस कर देते हैं। 24 माइनस 12 12। अब 12 7 से डिवाइड नहीं होती है, यानी कि पहला आंसर हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है 155। तो 5 का दोगुना करेंगे तो 10, और इधर से 15, 15 में से 10 जाएगा तो 5 बचेगा। 5 भी 7 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये भी संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट हम लोग देते हैं 252। 2 का दोगुना करते हैं 4, और 25 में से डिवाइड करते हैं तो 21। 21 जो है 7 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी। यहां पर संख्याएं छोटी हैं तो आप लोग सीधे 7 से डिवाइड करके देख सकते हैं, लेकिन जहां पर संख्याएं आप लोगों को बड़ी देखने को मिलती हैं वहां पर आप लोगों को ये रूल लगाना होगा, जो लास्ट वाली डिजिट होती है उसका दोगुना बची हुई संख्या से माइनस कर देते हैं। अगर संख्या 7 से डिवाइड कर रही है तो हमारा जो आंसर है वो भी 7 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के जैसा हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं पहले। इसमें कह रहा है समान आयतन की 2 टंकी, यानी दोनों का जो आयतन है वो समान है, ग्रेड ए और ग्रेड बी के मिश्रण से भरे हुए हैं। एक जो है ग्रेड ए है और एक जो है ग्रेड बी है का। तो इसमें जो पहले में अनुपात है वो 5:8 है, दूसरे में जो अनुपात है वो 7:19 है। अब कह रहा है कि इन दोनों को एक बड़ी टंकी में डाला जाता है तो ग्रेड और बी का परिणामी अनुपात क्या होगा। तो हम लोगों को कह रहा है समान आयतन, अगर हम लोग इनको ऐड करें 8 5 13 हो जाएगा, और 19 और 7 26 हो जाएगा। और हमसे कह रहा है समान आयतन, यानी हमें इसको बराबर करना पड़ेगा। अब ये 26 है, या तो हम लोग इसको 13 बना दें या फिर उसको 26 बना दें। तो इजी हमारे लिए ये है कि इसको 26 बनाना है, यानी हम लोग अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारा हो जाएगा 10 और ये हमारा हो जाएगा 16। 16 और 10 26 हो जाएगा। अब हमारी जो आयतन है वो बराबर हो गए। अब इनको आपस में मिलाया जाता है तो हम लोग मिला देते हैं, तो ये 17 हो गया, 19 और 16 35 हो गया। तो जो हमारा अनुपात आ गया ऑप्शन नंबर बी आ गया क्वेश्चन नंबर 19 का। तो इसमें केवल आपको इतना समझने वाली बात है, जब भी आपसे समान आयतन की बात कर रहा है, यानी कि आपको सबसे पहले अनुपात दोनों के बराबर करने हैं। हम लोगों ने अनुपात बराबर कर लिए, ऐड कर दिया, 17:35 हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, यह भी ट्रेन से संबंधित है। इसमें हम लोगों को जो है 220 मीटर, 190 मीटर, और ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, समय हमारा सेकंड में है। तो यहां पर दे रखा है विपरीत दिशाओं में समांतर गति कर रही हैं। तो सबसे पहले हम लोग सापेक्ष गति निकालते हैं। सापेक्ष गति क्या होती है, आपस जब विपरीत दिशा में है तो चालें जो है आपस में जुड़ जाती हैं, और जब समान दिशा में है तो चालें हमेशा आपस में घट जाती हैं। तो इसकी थी 80 और ये थी 64, विपरीत दिशा में है तो चाल हमारी जुड़ जाएंगी, तो 144 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और हमें आंसर चाहिए सेकंड में, यानी इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर दें। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 18 8 144, यानी 8 × 5 तो 40 हम लोगों की आ गई मीटर प्रति सेकंड। तो 40 मीटर पर सेकंड हमें सापेक्ष चाल पता चल गई। अब समय बराबर पूछ रहा है कितने समय पे पार करेंगे, तो